सो सबसे पहले जैसे मैंने बोला था आप लोगों को, मैं केमिकल काइनेटिक्स के कुछ डाउट्स डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के साथ में। जितने आपके इम्पोर्टेंट डाउट्स हैं फटाफट डिस्कस कर लो, फटाफट शेयर कर दो, वो हम क्लोज करके फिर वॉल्यूमेट्रिक कंटिन्यू कर लेंगे। सो कौन से सेक्शन के डाउट्स हैं एक एक करके बताते जाओ। सबसे पहले क्या क्या आ रहा है, FBS के डाउट्स आ रहे हैं आपके पहले। देयर इज 20, देयर इज 54, there is 42 and 49. Okay, and then there is get equipped to advanced के 30 31 का B, and then there is advanced level का 10 और इसमें 58। ठीक है, ऑलराइट। सो सबसे पहले ये FBS के क्लोज कर लेते हैं। लिखते जाओ, मैं बाद में ऐड कर लूँगा, पहले लेट मी कवर दीज फर्स्ट। सो FBS में क्वेश्चन नंबर 20 में आपको पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज K this much, the reaction is allowed to run for 10 hours, initial concentration, what is the half life of this reaction। तो ये जो पार्ट A है इसका, वो तो आपको ln A0 अपॉन AT इज इक्वल टू KT से मिल जाएगा। K का वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर -6। ये सेकेंड इनवर्स में है, तो जो टाइम है उसको भी आप सेकेंड्स में ही लिखना, राइट। तो इससे आपको A0 अपॉन AT के बारे में पता पड़ जाएगा, और यू कैन गेट AT अपॉन A0, और उससे पता पड़ जाएगा कि कितना बचा हुआ है। तो यू कैन डू 100 माइनस टू गेट कितना परसेंटेज प्रोडक्ट कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हाफ लाइफ का तो फॉर्मूला सिंपल है, ln 2 अपॉन के आपको दिया हुआ है, एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर दो उसमें। देयर इज नथिंग डिफिकल्ट अबाउट दिस। कुछ केयरलेस मिस्टेक हो गई हो कैलकुलेशन वगैरह में तो अलग बात, बाकी तो इट लुक्स स्ट्रेट फॉरवर्ड ओनली। 54th question, 54th, हाँ 54th is not something which is a like direct match। ठीक है, this is not a direct comparison। with जो हम लोगों ने log k is equal to log a minus delta h सॉरी EA अपॉन 2.303 R into 1 upon T, इससे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं है, नॉट अ डायरेक्ट कंपैरिजन। नाउ व्हाट यू कैन डू दिस इन सच अ सिचुएशन, ठीक है, यूज फर्स्ट डेरिवेटिव। so you can use that d of ln k by dt is equal to minus EA by R into 1 upon T square। like ये एक्सप्रेशन लो and then try to use this expression to come up with the answer। तो यहाँ पर आप
इसको सब्स्टिट्यूट करो. Let's substitute this expression of k over here. Take the derivative and then compare it with what is there on the right hand side. Of course, use temperature as 400 Kelvin. तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, ये 5.4 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा. तो ये 212 का कैसा रहेगा, -212 का +212 हो जाएगा अपॉन टी स्क्वायर. एंड ये जो 2.17 है इसका हो जाएगा 1/t. ठीक है. और अगर लॉन की जगह लॉग लिखना है तो वो भी कर सकते हो, लॉग के 1/2.303 हो जाएगा. तो ये माइनस ये, ठीक है, नहीं माइनस कट जाएगा एक्चुअली. हाँ, माइनस माइनस चला जाएगा, प्लस ये आ जाएगा. A/2.303 इंटू आर का SI यूनिट का वैल्यू 8.314 अपॉन टी स्क्वायर. सो पुट T is equal to 400 Kelvin and get the value of E. ठीक है. नहीं, so this is something which अगर से डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा होता log k की एक्सप्रेशन के साथ में तो इट वाज नथिंग लाइक इट. आप एज इट इज देख लेते. अगर मान लो ये चीज नहीं लिखी होती, had this thing not been written, we would have directly compared it with our regular expression and come up with the answer that what is the value of A, right? ठीक है. But if it doesn't work out, then एक advisable action आपके लिए यही रहेगा that जो अपना original expression था, ठीक है, what was our original expression? Log k is equal to log A minus EA upon 2.303 R into 1/t. इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लो, राइट. एंड इसको अब आप जो गिवन एक्सप्रेशन है उसके साथ में कंपेयर करके देख लो. ठीक है. तो फिर आपको ये का करेक्ट आंसर मिलना चाहिए. देन 42nd क्वेश्चन जो है, 42nd इसमें आपको लाइक एज सच डेटा पॉइंट्स और मिलते तो अच्छा रहता. ठीक है. जो रिएजेंट है वो H2O2 के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड आई कैन अप्लाई दैट K is equal to 1/t ln V infinity minus V naught upon V infinity minus VT. ठीक है. दिस इज अज्यूमिंग फर्स्ट ऑर्डर. आपको शो करना है कि फर्स्ट ऑर्डर है. तो हमने क्या करा, हमने वही हिट एंड ट्रायल मेथड लिया. हमने अज्यूम करा फर्स्ट ऑर्डर. नाउ इन दो डेटा पॉइंट से के निकालो, इन दो डेटा पॉइंट से के निकालो एंड लेट्स से फर्स्ट एंड लास्ट वाले से निकालो, राइट. यूज एनी टू डेटा पॉइंट्स, calculate k, right. Then use any other two data points, any set of two data points. You can use any other set of two data points, calculate k, right. Agar if you are getting consistent value, then इसका मतलब ये रहेगा कि हमारा assumption करेक्ट था.
That is the way to approach this question. 49th में 49th is actually a bit of a challenge. 48th was relatively easy. 48th में इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपको जैसे इसमें ए ऑप्शन में लिखा भी हुआ है, इसके पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसमें नेट रेट कांस्टेंट निकाल पाए थे, क्योंकि उसमें कैसा हो रहा था, पैरेलल काइनेटिक्स थी, तो वी वुड एबल टू राइट द नेट रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ ए. यहां पर कैसा हो जाएगा, डी ए बाई डी टी विल बी इक्वल टू माइनस के वन ए. डी बी बाई डी टी क्या हो जाएगा, प्लस के वन ए माइनस के टू बी. डी सी बाई डी टी क्या हो जाएगा, प्लस के टू बी माइनस के थ्री सी, एंड सो ऑन सो फोर्थ. राइट, यहाँ पे net rate constant would be pretty difficult. Right, to get an idea of the net rate constant, we would need the knowledge of RDS, and then maybe उसके basis पर हम लोग फिर कुछ approximations ले पाए. Maybe then we can take some approximations, जैसे हमने लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में करा था ना, तब हम शायद कुछ आगे बढ़ पाए टू कम अप विद द नेट रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन. अदरवाइज यहाँ पर वो एक चैलेंज रह जाएगा. राइट, एंड ये पार्ट बी के लिए तो ऐसे आपने नोट्स में देखा ही होगा, ये अपन ने सीक्वेंशियल काइनेटिक्स करा था. ठीक है, वो वाला पार्ट तो आप देख ही सकते हो. देन 58 में 58 ये तो मतलब सिंपल क्वेश्चन है, लाइक डेल्टा एच इज इक्वल टू ए फॉरवर्ड माइनस ए बैकवर्ड ना, ये यूज करना है इसमें. तो सिंपली ये फॉरवर्ड आपको दिया जा रहा है 32 एंड ये बैकवर्ड दिया जा रहा है 58, तो ये नेगेटिव आ रहा है ना, मतलब एक्सोथर्मिक हो गया. ठीक है, देन गेट इक्विप्ड टू एडवांस्ड का 30. ये एक्चुअली पहले एडवांस लेवल आ रहा है, एडवांस लेवल का लिख लेता हूँ मैं. एडवांस लेवल का 10th वाला जो रहेगा, ठीक है, इसमें डी एम बाई डी टी आप जब करोगे, राइट, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2m dm by dt is equal to a, और you can see that dm by dt is equal to a by 2 into m की पावर -1. तो ये आपका ऑर्डर आ गया ना. -1 इसमें कैसा है कि रस्ट की जो थिकनेस है, ऑक्साइड की थिकनेस है, वो बढ़ती जाएगी, तो धीरे धीरे थिकनेस बढ़ने की वजह से रेट ऑफ रस्टिंग या रेट ऑफ ऑक्सीडेशन कम होता जाएगा. ठीक है, इसी में एडवांस सब्जेक्टिव वाले में ना, ये वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोगों ने ट्राई करा होगा शायद. ठीक है, बट लेट्स से instead of one bacterium giving 2 bacteria, let's say if I change this to one bacterium giving some p bacteria,
ठीक है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ये पी। तो व्हाट विल बी योर चेंज इन अप्रोच, चेंज इन आंसर टू द क्वेश्चन? एक बार ट्राई करो। आई थिंक दिस इज समथिंग आपको शायद डाउट नहीं आया होगा, but let's say if I am putting that as a doubt over here, then what will be your thought process? How will you work towards this? यहाँ का k है 1.5 into 10 की power -3 second inverse and parallel kinetics है ना, डेड और इनएक्टिव बैक्टीरिया बोल रहे हैं उसको, एंड इसका जो K2 या K1 बोल लो, उसको क्या बोला जा रहा है, 1.7 into 10 की पावर -2 सेकेंड इनवर्स। कैसे इसकी फंडामेंटल इक्वेशंस लिखी जाएंगी एंड कैसे सॉल्व करी जाएंगी वो एक बार अटेम्प्ट लो। हाँ, कुछ आ पा रहा है? कैसे अप्रोच करेंगे? एक दो मिनट और ले लो, चलो सोच लो थोड़ा सा।
नहीं सोच पा रहे? ये जो पहला वाला पार्ट है, लाइक दिस वाज मल्टीप्लिकेशन, दिस वाज इनएक्टिवेशन, राइट? इनको हम लोग कैसे लिख पा रहे हैं? सो अगर अपन फोकस करें तो जो पहला वाला है मल्टीप्लिकेशन का, राइट, इसमें I can write that 1 upon p dB by dt is equal to plus k to b raised to the power of 1, फर्स्ट ऑर्डर है ना? राइट, अगर मैं लाइक इस तरीके से लिखूं आपके सामने, यहाँ पर इस स्पीशीज के बारे में, ठीक है, ध्यान से नोटिस करना, अगर मैं इस स्पीशीज के बारे में लिखूं तो इस स्पीशीज के बारे में क्या लिखने में आ रहा है? 1 अपॉन पी डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस के टू इंटू बी की पावर 1, ठीक है? एंड अगर मैं इस स्पीशीज के बारे में लिखूं, व्हाट इज द फंडामेंटल इक्वेशन दैट इज कमिंग, दैट इसका कोफिशिएंट तो खैर 1 ही है, 1 अपॉन 1 डी बी बाई डी टी, ऐसे ब्लू में और ये वाला ग्रीन में, it is coming out as minus k1 b की पावर 1 and plus and also minus k2 b की पावर 1, है कि नहीं? ऐसे सोचने में आ रहा है ये? अगर मैं ऐसे कलर कोड कर दूं ब्लू और ग्रीन, then like blue and green are same only, like है तो बैक्टीरिया ही ना, जस्ट दिखाने के लिए मैंने आपको अलग अलग कलर कोड करके दिखाया, that if I was to think of these as not bacteria, like if I was to just think of this as A, B and C, है ना? अगर मैं इसको like A बोल देता, इसको B बोल देता, इसको C बोल देता, इसी तरीके से फंडामेंटल इक्वेशन लिख रहा होता मैं, है कि नहीं? अब द रियलाइजेशन कम्स कि है तो दोनों चीजें सेम ही है, ब्लू एंड ग्रीन, इट्स द सेम बैक्टीरिया ओनली. So if I ask you to comment on net dB by dt, it will be simply the sum of the two scenarios. So it will be p minus 1 times k2 b की पावर 1 minus k1 b की पावर 1. Right? Does this make sense now? समझ में आ रहा है अभी? बस तो अब आप इसको सॉल्व कर लेना. So, but even previous equations technically have only one like two variables. So why can't we just integrate those?
नहीं, बट देन दैट विल बी पार्शियल इंफॉर्मेशन का इंटीग्रेशन कर रहे हो ना आप. इट इज नॉट दैट बैक्टीरिया का जो पॉपुलेशन है, right? अगर ये अलग अलग स्पीशीज होती, ठीक है, हैड दिस बीन से ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो हमने वैसे ही सीखा था इन आवर क्लास नोट्स. हमने ए का फंडामेंटल इक्वेशन लिखा, बी का फंडामेंटल इक्वेशन लिखा, एंड we integrated them. However, यहाँ पर one thing which you need to realize that is a bit different over here is that this species and this species is actually the same thing only. So what I need to actually, after writing fundamental equations, I need to actually understand that net what is happening with that bacteria at a differential equation level. Once I get that as a complete knowledge, now I should integrate. So then shouldn't we also consider like the dead bacteria ka equation? But that is dead, no? Matlab, we don't want that to be counted. That is what we are calculate the number of bacteria left. Okay, understood. हाँ. ठीक है. Anyways, और क्या पूछा था आप लोगों ने? 10th वाला तो मैंने बता दिया. 30 and 31 in get equipped to advanced. Get equipped to advanced में 30 30 गलत, मतलब गलत क्या, वो गड़बड़ी है. दिस इज लाइक, मतलब इट्स जैसा उसमें आई थिंक आंसर इसमें क्या दिया हुआ है शायद, लाइक पीछे सारे दिए हुए एबीसीडी ऐसे कुछ दिया हुआ है. व्हाट इज द आंसर दैट इज गिवन? हाँ, मतलब वो थोड़ा वियर्ड ही है. लाइक दिस इज काइंड ऑफ अज्यूमिंग कि ऑल सच आइसोमराइजेशंस आर फर्स्ट ऑर्डर, एंड आई डोंट थिंक सो. मतलब दैट्स अ, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ऑल रेडियो एक्टिव डीकेज आर फर्स्ट ऑर्डर. दैट इज समथिंग व्हिच इज ट्रू, tried and tested, understood, and an important piece of knowledge that you must have. But such isomerization are all first order? No, I don't think so. So इस क्वेश्चन को आप रिजेक्ट ही कर दो. Doesn't make much sense. ठीक है. ये 31st वाला जो है, in which of the following ways does an activated complex differ from an ordinary molecule? Right, जो ये हमारा एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट वाला ग्राफ होता था, उसमें हम लोग नोटिस करते थे ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है. राइट, इसके बारे में क्या क्या पॉइंट समझ में आते हैं? पहला वाला जो है, इट इज क्वाइट अनस्टेबल एंड हैज नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. दिस इज अ ट्रू करेक्ट पॉइंट. It's not like an intermediate. Intermediates do have independent existence, like they can be isolated in small concentrations or for a small period of time. ठीक है. But this activated complex is not something that we are able to isolate out. ठीक है, तो यहाँ पर there is an important difference versus intermediates. Intermediates याद है ना सबको, क्या होते थे? देन यहाँ पर सेकेंड पॉइंट जो है, डेल्टा एच एफ नॉट इज प्रोबेबली पॉजिटिव. तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, राइट, इसके बारे में बोला जा रहा है. एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होता था? दैट species getting formed from its constituent elements in their most stable naturally occurring form. Right, so in all probability, मतलब इसमें actually language of the question is helping us a bit. We can never be like 100% sure saying that delta HF not positive रहेगा, but given the fact that
even in case of the normal observation that we have, reactant से product जाना है या product से reactant की तरफ जाना है, activated complex is of a higher energy level. It is unstable only. So this option seems to be a good choice for an answer. ठीक है, delta HF naught is probably positive, can be marked as an answer. Between C and D, C option is definitely the correct answer, because if you remember activated complex, ये याद है हम लोगों ने कैसे डिस्कस किया था, A2 and B2 ये रिएक्टेंट्स हैं और से ये AB हमारा प्रोडक्ट है. एंड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में हम लोगों ने कैसे बोला था, इट इज लाइक दिस काइंड ऑफ अ स्पीशीज, इसका एटॉमिसिटी काफी ज्यादा रहेगा ना, बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हैं, बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, इट्स दैट स्टेट with a greater atomicity, and more the atomicity, we say that more is the vibrational character associated with it. Okay, as compared to D statement, which is absolutely incorrect. So in activated complex, you can say that yes, as compared to an ordinary molecule, it has a much higher vibrational character because of its greater atomicity. इस तरीके से आप बोल सकते हो. ठीक है. All right. Any other question? और कुछ questions पूछे थे आप लोगों ने? वन सेवन सेवन नंबर का क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं है सॉन्टी. कहाँ पर है ये? अच्छा अच्छा, that was some answer. ठीक है. Any other question from kinetics which you want to ask or discuss? नहीं तो फिर हम लोग अपना वॉल्यूमेट्री का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं. All right. So last class में हम लोगों ने वॉल्यूमेट्रिक चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था, एंड हम लोगों ने उसमें बेसिक्स देखे थे, which meant understanding what is meant by oxidation, what is meant by reduction, what is the concept of oxidation state, how to calculate oxidation state through structure and through those guidelines. Once we are familiar with that concept, then the next thing that we understood was that identifying whether a reaction is redox or not. Right? तो वो वाला पार्ट भी हम लोगों ने काफी इजीली, काफी कन्वीनियंटली समझ लिया था. Now, given that background, थोड़ा सा आप उसमें और डिटेल्स कवर करते हैं. तो फर्स्ट टॉपिक फॉर द डे दैट इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू इज टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन. तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने एग्जांपल्स डिस्कस करे थे, दे वर ऑल दीज सिंपल रिडॉक्स रिएक्शंस. एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा था एंड एक एलिमेंट रिड्यूस हो रहा था. राइट. तो यहाँ पर जैसे आप ये एग्जाम्पल नोटिस करोगे, जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा FeSO4 plus KMnO4 and it is giving FeSO4 whole twice plus MnSO4 plus K2SO4. इसमें आप नोटिस कर रहे हो आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है. Sometimes in future, when I will be describing questions, I might not even bother to mention this species. It would be a part of reaction, like it will be a product, sometimes a reactant also. But these species have no element which is participating in redox. ऐसी species को हम लोग क्या बोलते हैं? Spectators.
So sometimes while discussing questions, while discussing redox reactions, I might not even mention them. ठीक है, बैलेंसिंग भी नहीं करूंगा, समटाइम्स पूरा का पूरा रिएक्शन भी नहीं लिखूंगा, बिकॉज आई वुड बी फोकस्ड ऑन राइटिंग ओनली द इंपॉर्टेंट स्पीशीज. ठीक है. So this was one type of redox reaction, like इसको हम लोग simple redox reaction कहते हैं. Then notice करना, there is another one which is called as disproportionation reaction. ठीक है, खूब सारा लंबा नाम है, disproportionation. What it means is, or what it features is, same element undergoing oxidation as well as reduction. तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है, you can notice that bromine as an element is undergoing oxidation as well as reduction. Such redox reactions are called as disproportionation reaction. लिखा ये simple और disproportionation. So 1 minute. फटाफट लिखो. Oh, that's cool. Now, next notice करना is called as comproportionation reaction. Comproportionation is like reverse of disproportionation. The fundamental feature remains the same. It is the same element undergoing oxidation as well as reduction. However, इसमें क्या हो रहा होगा? Multiple oxidation states से कोई एक particular oxidation state में हमारा element जा रहा है. Disproportionation में हो रहा था that एक particular oxidation state से the element was going into a higher and a lower oxidation state. ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वगैरह तो समझ में आ ही रहे होंगे ना. आई होप दे डोंट नीड एन एक्सप्लेनेशन, वो तो अब सॉर्टेड है आप लोगों के लिए. ऑलराइट, लिखा है कॉम्प्रोपोर्शनेशन. देन एक और टाइप नोटिस कर लेना. ठीक है, लास्ट टाइप रहेगा. इट इज कॉल्ड एज इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स और ऑटो रिडॉक्स. इसमें क्या हो रहा है? डिफरेंट एलिमेंट्स हैं which are undergoing oxidation and reduction, but they are part of the same molecule. जैसे आप ये नोटिस करोगे KClO3 का डिकम्पोजिशन है, right? So इसमें chlorine is undergoing reduction and oxygen is undergoing oxidation, right? And both of them are part of the same molecule on the left hand side. So we call it as intramolecular redox or auto redox, right? एक को इलेक्ट्रॉन देने हैं, एक को इलेक्ट्रॉन देने हैं, and they are part of the same molecule only. So they are just exchanging electron within the molecule itself. इसका opposite भी examples होते हैं. And for example, if you notice the next example, like Mg plus O2 giving MgO, so it will be an example of a reverse of intramolecular redox reaction. Now, इसके अलावा there can be many other types of redox reactions also. Okay, there can be some other variety in which elements might be oxidizing or reducing. Okay, so there is no limit actually.
to how we can keep on classifying redox reactions or listing out their types. But ये जो 4 मैंने आपको कराए हैं, these are going to be very very important. You need to remember these names. You need to remember these features of redox reactions. And the reason why I'm asking you to stress upon it, remember it, is in future इस चैप्टर में जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में लिख के नहीं आएगा कि कौन सा टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है. आपको क्वेश्चन पढ़ के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सा टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन है. एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग, योर सॉल्विंग मेथोडोलॉजी विल डिफर स्लाइटली फ्रॉम वन टू अनदर. ठीक है. दैट इज व्हाई कीपिंग दिस handy, keeping this at your fingertips will be utmost important. आप ही को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये कौन सा रिएक्शन टाइप है, एंड देन अकॉर्डिंगली उसमें हम लोग कैसे सॉल्विंग करेंगे. इज दिस क्लियर? लिख लिया ये वाला भी? लिखो लिखो फटाफट लिखो. ठीक है. Now, given this background, there is one more important thing which becomes a little rectification wala part in this chapter. However, it becomes easy as we keep on practicing more questions. So I'll be sharing with you a list of some common oxidizing and reducing agents and their reactions also. Because इस chapter में, इस particular part में, some commonly used reagents, some commonly used oxidizing and reducing agents, and उनके reactions are expected knowledge. तो जैसे, like to give you an analogy, मोल कंसेप्ट में अगर आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है कि सम हाइड्रोकार्बन इज गेटिंग बर्न्ड इन ऑक्सीजन, तो डू यू थिंक अगर आपको इक्वेशन नहीं मिले तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? आपसे एक्सपेक्टेड है ना, हाइड्रोकार्बन के कंबशन का इक्वेशन से CO2 और H2O बनेगा और उसको बैलेंस करके आप एनालिसिस कर सकते हो. That is like an expected knowledge from you. वैसे ही फॉर एग्जाम्पल एसिड प्लस बेस मिलकर क्या बनाएगा? इट्स लाइक एन एक्सपेक्टेड नॉलेज फ्रॉम यू. एक H प्लस देगा, एक H प्लस लेगा, एंड अकॉर्डिंगली हमारा आंसर आएगा. लाइक सॉल्ट प्लस वाटर यूज्ड टू बी समथिंग जो हम लोग जूनियर क्लासेस में रीड करते थे, समझते थे. बट नाउ दैट वी आर स्टडीड आयनिक इक्विलिब्रियम, देन एक एसिड और एक बेस को आइडेंटिफाई करना और उनका रिएक्शन लिखना, ये आपसे एक्सपेक्टेड नॉलेज हो जाएगी. ठीक है. तो उसी तरीके से इस चैप्टर में भी देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स, देयर आर सर्टेन रिएजेंट्स जिनके रिएक्शंस आर एक्सपेक्टेड नॉलेज फ्रॉम यू. आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के जेईई मेंस के एडवांस के क्वेश्चंस देखोगे तो उसमें वो सीधे सीधे लिख देंगे फलाना फलाना कंपाउंड reacts with फलाना फलाना compound, and in order to achieve equivalence point how much volume of this or that should have been added. और कोई रिएक्शन नहीं लिख के देंगे. They will not mention any reaction because आपसे expected होगा that you know how फलाना फलाना are going to react with each other, what is the product, and accordingly what would be the equation, what should be the relationship between reactants and products. Now having said that, अभी यहाँ पर आपके सामने I have inserted, ठीक है, ये मैं आपको भेज दूंगा. I have inserted these common oxidizing agents and some common reducing agents and some compounds which can act, or H2O2 which can act as both oxidizing and reducing agent, and इनके थोड़े से reactions.
ठीक है, दिस इज समथिंग विच इज अ कंपाइलेशन विच आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आपको आज के आज याद हो जाएगी या आप एकदम बेहतरीन रट्टा मार लोगे इसका, ठीक है. However, you must keep it handy whenever you would be solving questions from the booklet, ठीक है, whenever you would be solving questions from DPP, तो उसमें आप इन रिएक्शंस को, इन रिएजेंट्स को रेफर करोगे, बार बार रेफर करोगे तो आपको धीरे धीरे याद होने लग जाएंगे, ठीक है. यू विल रिमेंबर सर्टेन पॉइंट, जैसे फॉर एग्जांपल परमैंगनेट आयन, ठीक है, आपने डेफिनेटली आई एम श्योर जूनियर क्लासेस में सुना होगा, पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है. दिस इज समथिंग विच इज अ वेरी कॉमनली यूज्ड सब्सटेंस इन लैब्स. It's a very common oxidizing agent. It's a strong oxidizing agent. इसमें मैंगनीज +7 स्टेट में होता है एंड एसिडिक मीडियम में अगर रिएक्शन हो रहा होता है तो ये खुद रिड्यूस हो जाता है, लाइक इट गोज फ्रॉम +7 to +2 एंड इट ऑक्सीडाइजेस सामने वाले कंपाउंड को. अगर न्यूट्रल मीडियम में हो रहा होता है या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम में तो ये +7 से +4 जाता है, या स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम में जा रहा होता है तो ये +7 से +6 में जा रहा होता है, ठीक है. दिस इज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन विच विल बी एक्सपेक्टेड नॉलेज फ्रॉम यू. ये तो बहुत ही कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. और अब इसके रिएक्शंस, लाइक हाउ दिस विल बी रिएक्टिंग विद सर्टेन कॉमन ions or salts, that is like some of the common ones जो मैंने यहाँ पे नीचे mention कर दिए. Right? These reactions will be expected from you. जैसे for example, let me actually put one question in front of you so as to make you understand what is it that I am talking about. ठीक है, मैं एक सैम्पल क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा हूँ. नहीं, मैं ये भेज दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट लोगे तो बहुत ब्लरी आएगा, like you will not be able to make out from that screenshot. So I'll send the PDF only, जिसमें ये list of oxidizing agents and reducing agents है. But I'm just giving you an example of a question. So let's say you come across a question something like this. Okay, and it's a very common, easy question. Determine the number of moles of KMnO4 that is required to react with 1 mole of FeC2O4 in acidic medium. ठीक है. अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपको आइडिया है रिएक्शन क्या होगा. Otherwise, there is no other way in which you can go ahead and do this question. You must know that KMnO4 in acidic medium is going to go into +2 state, and FeC2O4 में आयरन जो है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीलेट का जो कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा. That piece of knowledge यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन कर रखा है, ठीक है, like this is what is going to happen. ठीक है, एंड आप नोटिस करोगे मैंने बैलेंस नहीं करा है. आई हैव जस्ट ओनली रिटन द रिडॉक्स स्पीशीज, द इंपॉर्टेंट स्पीशीज. बाकी सब स्पेक्टेटर होंगे, उनसे मतलब भी नहीं रहेगा हमें बाद में. बट इतना नॉलेज अगर आपको नहीं है तो फिर आप ये ऐसा क्वेश्चन आगे कर ही नहीं सकते. राइट नाउ दिस knowledge is not something which is something you will be able to, as I say, acquire overnight. तो जब मैं आपको बुकलेट से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए दूंगा तो आप इन रिएक्शंस को रेफर करते रहना. जहां पे आपको लगे
कि यार हमें तो समझ में नहीं आ रहा रिएक्शन क्या आ रहा है, तो आप इस पीडीएफ को रेफर करना, राइट। ये जो मैं 2 पेजेस आपके साथ शेयर करूंगा, मोस्ट लाइकली इसमें वो रिएक्शन प्रेजेंट होगा आपका, ठीक है, एंड यू विल बी एबल टू देन कम अप विद एन आंसर, ठीक है। तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू कॉपी देम राइट नाउ, ठीक है। इफ यू आर मेकिंग नोट्स, तो उसमें व्हाट आई वुड एडवाइज यू टू डू इज लीव 4 साइड्स, ठीक है। मैंने यहाँ पे काफी लाइक ऐसे चिपका चिपका के लिखा हुआ है, आपके नोट्स में आप थोड़ा सा अच्छे से लिखोगे फैला फैला के, तो 2 पूरे पेजेस यानी कि 4 साइड्स यूज हो जाएंगे। सो पुट द हेडिंग saying list of common oxidizing and reducing agent, and then leave 4 sides. I will share this on the group so that you can copy, ठीक है। अभी के अभी कॉपी करने की जरूरत नहीं है, बाद में काम आएगा, ठीक है। इज दिस क्लियर? Now let's move on to the next sub topic, which is called as balancing of redox reaction. As such, this is not a very useful subtopic. It is not something which is of much use to us in this chapter. But एक formality के लिए मैं आप लोगों के साथ में फिर भी डिस्कस कर रहा हूँ। Balancing of any reaction, be it redox, non-redox, आपको already आता है। And कैसे आता है आपको? Like you used to do it as a hidden trial methodology. Element by element जाते हो और balancing करते हो. And I still think that is the good way to balance the reactions. However, sometimes in redox reactions, when you will be discussing, number of elements बहुत सारे होंगे। जैसे ये वाला अगर आपके सामने मैं reaction present करूं, redox reaction है, like इसमें पोटेशियम, मैंगनीज, ऑक्सीजन, आयरन, सल्फर, हाइड्रोजन, 6 एलिमेंट है, राइट। तो 6 एलिमेंट को हिडन ट्रायल से बैलेंस करना अपने आप में एक टास्क हो जाएगा। आप एक को बैलेंस करोगे, फिर दूसरे पे जाओगे, दूसरे से तीसरे पे जाओगे, फिर पता पड़ेगा पहला का बैलेंसिंग गड़बड़ हो गया। सो वो थोड़ा सा एक चैलेंज रहेगा। However, that is still a good method of balancing redox reactions or any reaction for that matter. यहाँ पर एक तरीका है, एक मेथड है called as ion electron method, ठीक है। इनफैक्ट 2 तरीके होते हैं, 2 मेथड होते हैं, एक आयन इलेक्ट्रॉन होता है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है। एनीवेज, एक की भी जरूरत नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी मैं आपके साथ में एक मेथड डिस्कस कर रहा हूँ, which is ion electron method, which will give you a glimpse into how redox reactions are happening and as a consequence how the balancing should be worked out. It's a step by step method, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल मैं आपके साथ करूंगा so as to close this once and for all. ज्यादा कुछ काम नहीं आएगा, ठीक है। कैसे करना होगा इसमें, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप रहेगा आइडेंटिफाई द redox atoms. So can you tell me which are the redox atoms over here in this redox reaction that is happening? क्या करना है आपको, बस सब रिएक्शंस का ऑक्सीडेशन, सब एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है और आपको समझ में आ जाएगा मैंगनीज का रिडक्शन हो रहा है और आयरन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। राइट यश, राइट सार्थक, नहीं साईराम। पोटेशियम तो स्पेक्टेटर है, पोटेशियम तो जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, अल्कली मेटल है, राइट। समझ में आया ये पहला स्टेप? नाउ ठीक है, लिखते जाओ ये साथ साथ में। सेकेंड स्टेप पे आ जाओ। सेकेंड स्टेप में
write reactions using only redox atom, like half reaction, यहाँ पे half क्यों डाटा हुआ है, write down half reactions मतलब redox half, sorry oxidation half and reduction half, इनको अलग अलग लिखने का है। और क्या करना है, आप सिर्फ जो redox atoms है उनको यूज करो, बाकी सबको भूल जाओ, and retain their subscript, that is something which is important। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। अच्छा एक्चुअली ठीक है, मैंने 2 स्टेप्स में ब्रेक कर दिया उसको, इसलिए मैंने हाफ काटा। Like I think this I did so as to highlight the importance of subscript। ठीक है, तो आप ऐसा करो कि वही रिएक्शन जो है उसको रीराइट कर लो, जस्ट फोकस ऑन द redox atoms but don't undermine the subscript। ठीक है, retain the subscript। यहाँ पर आप ऊपर नोटिस करोगे इसका सबस्क्रिप्ट 2 है तो वो एज इट इज यहाँ पे उतार देना है, बाकियों में सबस्क्रिप्ट 1 ही था। ठीक है, देन you go for step 3, which is write down the half reactions। So you split the 2 halves, oxidation half and reduction half, and balance them। ठीक है, जब आप उनको बैलेंस करोगे तो आपको एटम्स और चार्ज दोनों बैलेंस करना होगा। राइट, जैसे फॉर एग्जांपल लेट मी रीराइट दिस फॉर यू। यहाँ पर यू हैव ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, Fe+2 से कहाँ जा रहा है, Fe+3 में, while retaining the subscripts। ठीक है, अब आपको क्या करना है, पहले तो एटम बैलेंस करना है, 2 आयरन का एटम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पर, 2 लेफ्ट हैंड साइड पे भी होना चाहिए। राइट, अब चार्ज बैलेंस करना है, लेफ्ट हैंड साइड पर नेट चार्ज कितना दिख रहा है, +4, और राइट हैंड साइड पर +6। तो यहाँ पर मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देने चाहिए। ठीक है, एज यू कैन सी ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हम यहाँ शो भी कर रहे हैं, उससे चार्ज भी बैलेंस हो गया। ठीक है, रिडक्शन हाफ क्या है, Mn जा रहा है +7 से किधर, Mn+2 में। राइट, क्या एटम्स बैलेंस्ड है, मैंगनीज का एक एक एटम दोनों साइड पर है, चार्ज बैलेंस करना है। राइट, कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे टू बैलेंस द चार्ज, 5 इलेक्ट्रॉन। किधर मैं लिखूं 5 इलेक्ट्रॉन्स, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना चाहिए ना, लेफ्ट पे। and this of course fits with the definition of reduction, that this is about gain of electrons। ठीक है, now after this अब आप step 4 पे आ जाओगे, that is you need to combine the 2 half reactions such that the electrons cancel out। तो काफी सिंपल है, इधर 5 इलेक्ट्रॉन है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो आप ऐसा करो, ऑक्सीडेशन वाले को 5 से मल्टीप्लाई करो, रिडक्शन वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। समझ में आया? You have to add the 2 half reactions such that the electrons cancel out। तो ये आपका आउटकम आ गया आफ्टर स्टेप 4। यहाँ तक कंफर्टेबल है सब? यस सर। लिख लिया? स्टेप 3 वापस बता दो। फटाफट फटाफट पेन चलाओ, देखो नहीं तो स्क्रीनशॉट लो। So can you scroll a little up? हाँ, यहाँ से शुरू कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया, तो यहाँ पर आ जाओ। ठीक है, स्टेप 4 डन।
Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Look at step 5. Rewrite the equation using the original molecules and ions. ठीक है, एकदम ओरिजिनल जो स्टार्टिंग में दिए थे वही लिखना है. राइट, तो ये Fe2+ किधर से आ रहा था? FeSO4 से. तो एज इट इज यहाँ पर FeSO4 लिख दो. ये Mn7+ कहाँ से आ रहा था? KMnO4 से. एज इट इज लिख दो. ये फेरिक आयंस कहाँ से आ रहे थे? फेरिक सल्फेट से. एज इट इज लिख दो. Mn2+ आ रहे थे मैंगनीज सल्फेट से. एज इट इज, जो कि ओरिजिनल इक्वेशन में थे. ठीक है, अभी बैलेंसिंग नहीं हुई है पूरी, अभी थोड़े से स्टेप्स बाकी हैं, बट यस यहाँ तक मेजर चंक हो गया है. अब इसके बाद में आता है स्टेप 6, दैट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के और भी कोई स्पेक्टेटर एटम्स अगर बचे हुए हैं तो उनको बैलेंस कर लो. If you have any other spectator atoms, then go ahead and balance them. So, do you have some spectator atom over here that needs balancing? Okay. पोटेशियम दिख रहा है. लेफ्ट हैंड साइड पे 2 पोटेशियम है. राइट, उसके अलावा एनी अदर स्पेक्टेटर एटम? सल्फर भी दिख रहा होगा ना? That also need balancing. ठीक है, तो सबसे पहले पोटेशियम को बैलेंस कर लेते हैं. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए इधर 2 पोटेशियम थे, तो मैंने यहाँ राइट हैंड साइड में K2SO4 लिख दिया. क्यों लिख दिया K2SO4? मन से थोड़ा लिखा, ऊपर ओरिजिनल रिएक्शन में है ना राइट हैंड साइड में K2SO4 which is containing potassium. ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये K2SO4 लिख दिया. राइट, फिर सल्फर की बैलेंसिंग के बारे में सोचते हैं. सल्फर की बैलेंसिंग के बारे में कैसा रहेगा? यहाँ पर आप सल्फर काउंट करोगे कितने हो रहे थे? 10 लेफ्ट हैंड साइड पर, है ना? और राइट हैंड साइड पर कितने हो रहे थे? 5 × 3 15, 15 + 2 17, 17 + 1 18. राइट, तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 10 सल्फर, राइट हैंड साइड पे 8 सल्फर, सॉरी 18 सल्फर. तो लेफ्ट हैंड साइड पे 8 और सल्फर की जरूरत है, तो वो 8 सल्फर किधर से आ रहे होंगे? इफ यू नोटिस द ओरिजिनल इक्वेशन, तो 8 सल्फर इधर 8 H2SO4 ऐड कर देता हूं मैं. राइट, सो यहाँ पर without disturbing the balance of my redox atoms, I balanced other non-redox atoms, of course, except oxygen and hydrogen. ठीक है, ये थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल था. समझ में आया वाला स्टेप? Yes. लिख लिया? फटाफट लिखो. Yes, sir. Done. Now, last step, in fact second last step, but ठीक है. बैलेंस ऑक्सीजन. हम लोग ऑक्सीजन के ऊपर फोकस करेंगे. इसके वर्डिंग्स थोड़े ध्यान से सुनना, काफी सारी इंग्लिश है. बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स यूजिंग H2O and H+. Add desired number of H2O molecules on the oxygen deficient side and double the number of H+ on the opposite side. ठीक है, क्या कहना चाह रहा है ये? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करना है और यूज करना है H2O and H+. राइट, एंड फिर बोला जा रहा है एट डिजायर्ड नंबर. कैसे कैलकुलेट करते हैं डिजायर्ड नंबर? तो आप यहाँ पे आ जाओ. ये हमारा अभी ऊपर वाला वर्जन था, ऊपर वाला जो था
इसमें कितने ऑक्सीजन आइटम्स लेफ्ट हैंड साइड पर हैं, कितने ऑक्सीजन आइटम्स राइट हैंड साइड पर हैं, कैलकुलेट करना है एक बार। Sir, 80 and 62. 22. यहाँ पर एक तरफ 80 और एक तरफ 72 है, तो डिजायर्ड नंबर क्या आया, समझ में आया? व्हाट इज डिजायर्ड नंबर? डिजायर्ड नंबर विल बी 8। 80 और 72 के बीच का डिफरेंस। तो आपको क्या करना है, 8 H2O मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन डेफिशिएंट साइड पे ऐड करना है, यानी कि यहाँ पर मैंने 8 H2 ऐड कर दिए, एंड द ऑपोजिट साइड पर आपको डबल द नंबर ऑफ H प्लस ऐड करना है, दैट इज 16 H प्लस ऐड करना है। नाउ इन मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस यहीं पर बैलेंसिंग हो जाती है, ठीक है। लास्ट स्टेप is sometimes required, sometimes not required. Balance charge using H plus ions. Right? तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप नोटिस करोगे कितना चार्ज आ रहा है, 0 + 0 + 0 + 16 × 1, 16 प्लस आ गया यहाँ पे। राइट हैंड साइड पर कितना चार्ज आ रहा है, 0 0 0 and 0, राइट। सो यू नीड टू बैलेंस चार्ज यूजिंग H plus ions। तो यहाँ पर 16 प्लस है, तो यहाँ पे भी 16 प्लस कर देंगे by adding 16 H plus over here, which essentially cancels out the original 16 H plus, and you had this as the balanced equation, ठीक है। तो ये लास्ट वाला स्टेप जो है वो कई बार काम आता है, कई बार नहीं आता। सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करो ना, थोड़ा ऊपर, मतलब स्टेप 7 सर। स्टेप 7 से, ऑलराइट, ठीक है। दिखाओ, स्टेप 8 हो गया। चलो अब आप लोग ट्राई करो, रिपीट दीज स्टेप्स विद दिस एग्जाम्पल, ठीक है। एटलीस्ट फर्स्ट 5 स्टेप्स जो है, नहीं पहले 6 स्टेप्स इनफैक्ट, वो आप इस क्वेश्चन के लिए, इस एग्जाम्पल के लिए कर लो फटाफट।
So can you show step 7? ऊपर ये तो लिख लिया था ना, कौन सा वाला पार्ट रह गया? Step 7, sir. 1 second. Done, sir. ऑलराइट, सो यहाँ तक क्या आपने लिख लिए होंगे? यहाँ तक आ गया सबका? फॉलोइंग द Yes, स्टेप्स। sir. Yes, sir. अब क्योंकि ये बेसिक मीडियम में है, like we recognize it using these OH minus ions, because ये बेसिक मीडियम में है तो थोड़ा सा स्टेप 7 और 8 में अंतर रहेगा, लाइक स्टेप 7 में रहेगा प्राइमरीली। यहाँ पर है बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स यूजिंग H2O and OH minus ions, add desired number of H2O to the oxygen rich side and double the OH minus to the opposite side. तो यहाँ पे आप काउंट करोगे इतने पार्ट में कितना ऑक्सीजन था लेफ्ट हैंड साइड पर, 6 + 4 10, और राइट हैंड साइड पर 12 + 1 13, तो डिजायर्ड नंबर कितना हो गया? 3। सर एक OH माइनस भी था ना क्वेश्चन में? वो आया ही नहीं ना, फीचर ही नहीं हुआ ना। अच्छा, ओके सर। रिडॉक्स एटम्स पे थे ना, लाइक दिस वाज द ओरिजिनल इक्वेशन। yes sir, I got confused. अच्छा नहीं, इसमें ठीक है, कंफ्यूजन होना थोड़ा सा जेन्युइन है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट आई हैव सीन, ये जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, it doesn't really 100% match up with maybe a tarika you might have studied in school or with some other teacher. ठीक है, slight variation हो सकता है। So sometimes if you are stuck with one way, then you are stuck with one way. You find it difficult to unlearn something and relearn another approach. So it's absolutely okay. अगर ऐसा हो भी रहा है तो ठीक है, you can follow either of the two approaches. Coming back, यहाँ पर जैसा आपने नोटिस किया, ऑक्सीजन एटम्स की काउंटिंग करी, लेफ्ट हैंड साइड पे 10 आ रहे थे और राइट हैंड साइड पे 13 आ रहे थे, तो डिजायर्ड नंबर आपका 3 हो गया, एंड देन यू एडेड 3 H2O टू द ऑक्सीजन रिच साइड। ठीक है, यहाँ पे रिच साइड पे ऐड करना है 3 H2O एंड 6 OH माइनस टू द ऑपोजिट साइड। And then of course the last step will be balancing charge using H plus ion, but यहाँ पर already charge balance है, दोनों तरफ -7 charge already है, so you don't really need that step.
1 सेकंड थोड़ा ऊपर में है। हम्म Yes, sir, thank you. ऑलराइट, ये वाला एक फटाफट एग्जांपल बैलेंस कर लो बेस्ड अपॉन द मेथड दैट वी हैव जस्ट सीन ऊपर. ऑलराइट, क्या आ रहा है इसमें? ये आ पा रहा है बैलेंस्ड इक्वेशन? Is this clear? सर इसमें हाफ रिएक्शन कैसे लिखा? लिख लो ना, I2 I माइनस में भी जा रहा है और I2 I+5 में भी जा रहा है. ठीक है. सर हम्म सर एक बार स्टेप 6 फिर से एक्सप्लेन कर दो ना, कौन से वाले में? बेसिक वाला. स्टेप 6 मतलब हाँ मतलब न्यू स्टेप ये सर 7. सेम थॉट प्रोसेस है. यू हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स, बट बिकॉज बेसिक मीडियम में कर रहे हैं तो यू विल यूज H2O एंड OH माइनस आयंस. ठीक है. एंड क्या करना होता है? दिस इज व्हाट यू हैव टू डू. Add desired number of H2O to oxygen rich side and double the number of OH minus to the opposite side. Now, how do you determine desired number of H2O? तो ये इसके पिछले वाला जो स्टेप में हम लोग ने पहुंचे थे उसमें आप ऑक्सीजन कैलकुलेट करो कितना कितना है. लेफ्ट हैंड साइड पर 10 ऑक्सीजन के एटम दिख रहे हैं और राइट हैंड साइड पे 13. तो डिजायर्ड नंबर 3 आ गया.
Yes. तो 3 H2 राइट हैंड साइड पे और 6 OH माइनस उसके ऑपोजिट साइड पे ऐड कर दो. Yes, sir. Got it, sir. इतना सा ही चेंज करना रहेगा. ठीक है. एंड देन फिर ये वाला एग्जांपल था. तो ये था बैलेंसिंग वाला पार्ट. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में वी विल talk about the equivalence concept and how we'll use that concept to solve these redox reactions. आज के लिए इतना डिस्कशन काफी है. ठीक है. किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट्स? You want to ask? Sir, हाँ. so can you send the doubts screenshots in the group? Can I send the doubt? हाँ, मैं डाउट वाला और वो जो ये है वो दोनों भेज दूंगा. Okay, sir, thank you. ठीक है. जो रिडॉक्स वाला वो बोला था मैंने. हाँ, ये रिडॉक्स रिएक्शंस और ये चैप्टर सेम ही चीज है. सर बोलो बोलो. बेसिक मीडियम के ऊपर वाला पार्ट लिख दिए ना एक बार. ये ठीक है श्रेया. फर्स्ट पेज ये what is oxidation, what is reduction. अच्छा. हाँ, वो ठीक है. दोनों मेथड्स आयन इलेक्ट्रॉन या ऑक्सीडेशन नंबर दोनों में से कोई सा भी एक सीख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई. बैलेंसिंग आनी चाहिए बस. सर इतना सारा इतना बड़ा से केस का इम्पोर्टेंस नहीं है क्या कुछ? कुछ भी नहीं है. आप थोड़े टाइम बाद ना मतलब मैं आपको बोलूंगा कि बैलेंसिंग की जरूरत ही नहीं है. ओके. ठीक है. तो मतलब मैंने एक्चुअली पहले करा हुआ है कि मैंने पढ़ाया नहीं है. फिर उसके बाद बच्चे मतलब लाइक ऐसे हो गए कि और सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, हमारा क्या होगा. आई एम लाइक कि लो, जी लो अपनी जिंदगी. बोर्ड्स में इस पे ही फोकस था पूरा. हाँ वो रहता है. बोर्ड्स में सब्जेक्टिव रहता है ना. बट आगे काम नहीं आएगा अभी. मतलब आप नोटिस करोगे इस चैप्टर में. ओके. ठीक है.